नमस्कार, डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में दिन भर की कुछ बड़ी खबरें देखेंगे और उन पर जुड़ेंगे अपने उन संवाददाताओं से भी जिन्होंने रखी है इन खबरों पर पैनी नजर। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुजरात दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप मंच हर स्टार्ट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से हजारों महिलाओं को फायदा हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 450 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी द्वारा 125 से अधिक महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, करीब 15,000 महिला उद्यमी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस इनोवेटिव से जुड़े हुए हैं। ऐसे स्टार्टअप फ्रेंडली यूनिवर्सिटी में महिला उद्यमियों के लिए समर्पित हर स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार गुजरात गई हैं, गुजरात की वहाँ पर जब उन्होंने चीज़ें देखी तो बहुत सारी चीज़ों की तारीफ भी की, कई सौगातें भी दी। किस तरह से राष्ट्रपति का ये दौरा गुजरात के लोगों के लिए क्या क्या खास सौगात लेकर गया है? बिल्कुल सही लालचंद जी, राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला गुजरात दौरा था और उनको गुजरात से काफ़ी लगाव है। उन्होंने बताया कि गुजरात वो पहले भी आती थी, लेकिन बतौर राष्ट्रपति जब वो इस बार दौरे पर आई तो उन्होंने काफ़ी कुछ सौगातें दी। पहले दिन उन्होंने 1300 करोड़ की परियोजनाओं को यहाँ गुजरात के सुपुर्द किया, जिसमें पोर्ट थे, मेडिकल कॉलेज थे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी, साथ साथ कई मेडिकल की जो बिल्डिंग्स थी वो उन्होंने, हॉस्पिटल्स यहाँ पर नए जो हैं उनके यहाँ पर शिलान्यास किया उनका बिल्डिंग्स का। और साथ ही साथ आज उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में हर स्टार्टअप कैंपेन की शुरुआत करी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कैंपेन से न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। गुजरात में जिस तरह का पोटेंशियल है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि गुजरात कितना प्रतिभा का धनी है, वहाँ पर जो लोग हैं वो कितने धनी हैं प्रतिभा के। और जिस तरह से इस हर कैंपेन की शुरुआत की गई, इसका नाम ही आप देखिए हर स्टार्टअप रखा गया है, यानी महिलाओं के लिए स्पेशली ये स्टार्टअप होगा। जो भी महिलाएं नए तरीके से इसमें जुड़ेंगी, साथ ही साथ वो महिलाएं भी इसमें शामिल होगी जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हों, जो कुछ कर गुजरने की यहाँ पर हसरत रखती हों। साथ ही साथ वो महिलाएं जो पहले से अपना कोई वेंचर चला रही हैं या उनका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, लेकिन उनको एक बड़े मंच की तलाश है, वो इस कैंपेन के साथ जुड़ सकती हैं, इस हर स्टार्टअप के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। और साथ ही साथ वो ना केवल अपने साथ साथ अपने तमाम समुदाय की, अपनी कम्युनिटी का भला कर सकती हैं, क्योंकि एक विजन है सरकार का कि जिस तरह से देश में स्टार्टअप चलाए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसका एक मकसद है कि हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, उसके अंदर की क्षमताओं को बाहर निकाल करके लाना, ताकि वो अपनी प्रतिभा का सही मूल्यांकन कर सके, सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके और उसको सही पैरामीटर और सही दिशा दे करके ना केवल देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, बल्कि अपनी तरक्की को भी आगे बढ़ाए। बिल्कुल, अपनी तरक्की को भी आगे बढ़ाए, इसको लेकर के महिलाओं के लिए एक बड़ी शुरुआत। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति के दौरे में जो गुजरात के आदिवासी हैं, उनके विकास के लिए भी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। वो परियोजनाएं कितनी खास हैं मुकेश? बिल्कुल, यहाँ के जो आदिवासी बहुली क्षेत्र हैं, जहाँ पर किसानी तबका है, जो फार्मर हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ है। कुछ लोग जो बंदरगाहों के आसपास रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिनकी खेती बड़ी मशहूर है, उनको यहाँ पर खास तवज्जो दी गई है। उनके लिए एक बजट एलोकेट किया गया है और उन तमाम महिलाओं को आगे आने का मौका दिया गया है जो आदिवासी क्षेत्र से हैं। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का साथ साथ
हॉस्पिटल का शिलान्यास रखा गया। उसका एक खास मकसद यह था कि 85% जो आबादी है वो जहां तक आदिवासी आबादी है उनको कहीं ना कहीं ऊपर आने का मौका मिलेगा। उनके विकास और उनके उत्थान की जो बात की जा रही है उसका सीधा सीधा विजन है वो आप देख सकते हैं कि इन परियोजनाओं के तहत उनको आम मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा ताकि उनका विकास हो सके, उनका सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनको आगे आने का मौका मिल सके। और जिस तरह से किसान एक ऐसा तबका है उसको मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, वाटर सप्लाई उनको मुहैया कराई जा रही है। पहले लालचंद जी यहाँ पर बिजली की जिस तरह से किल्लत थी, अभी जिस शहर में हम यहाँ पर अहमदाबाद में मौजूद रहे हैं यहाँ पर लाइटिंग को लेकर के जो अरेंजमेंट्स किए गए, सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं ताकि लाइट की किल्लत को कम किया जा सके, बिजली के बिल को कम किया जा सके और किसान तक ये तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा सके। हर घर नल जो है वो कैंपेन यहाँ पर पहुंचाया जा सके और इसका सीधा सीधा सफलतम प्रयास देखने को मिल रहा है। लोगों को हर घर नल जो है वो मुहैया कराया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जुड़ने के लिए इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। और अब हम लोग करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन राजौरी में विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के हटने से यहां पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिला है। 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र का आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बनी, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 70 साल जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया और लोकतंत्र का मतलब इन्होंने सिर्फ अपना परिवार बना दिया था। 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र का आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बनी, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और वहां पर पूजा अर्चना की। कुमार आलोक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जो गृह मंत्री के दौरे के साथ हैं वहां पर। आलोक, जिस तरह से कि गृह मंत्री का ये 3 दिनों का दौरा आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ये दूसरा दौरा है गृह मंत्री का,
3 दिनों का ये दौरा काफी कुछ जम्मू कश्मीर के लिए, जिस तरह से वो लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे और लोग जिस तरह उत्साह के साथ जवाब दे रहे थे को लेकर, उस रैली को लेकर के अब सबसे पहला कार्यक्रम उनका था वहां पे जहां पे वैष्णो देवी मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। और पूजा अर्चना करने के बाद जब वो रैली स्थल पर पहुंचे तो उनका दिल जरूर गदगद हो गया होगा उस भीड़ को देख करके, उस जनमानस को देख करके जो उनको सुनने के लिए, और सुनने के लिए नहीं आई थी बल्कि उनके हर एक अमित शाह जब गृह मंत्री जब मंच पे आए, जब उनका चौपर आया, तब लोगों में इतना उल्लास था, लोगों में इतनी खुशी थी। और खासकर मैं कहूं कि सबसे महान दिन होगा आज का दिन महान है उनके लिए, जो तीनों जातियों पहाड़ी जो जातियां हैं उन तीनों जातियों को रिजर्वेशन की जो घोषणा मात्र करनी थी उनको। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रशासनिक इसमें स्वीकृति बाकी है, लेकिन एक तरह से उन्होंने उन वर्गों को जो 3 बकरवाल जाति कमेटी है, या गुर्जर कमेटी है, या पहाड़ी जो जाति है, उनको एक रिजर्वेशन तो दिया है। रिजर्वेशन की घोषणा उन्होंने की और आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रशासनिक अभी अड़चने हैं वो भी पूरा हो जाएगी। तो इसको लेकर के खासा उत्साह था। और एक एक जो जैसे जैसे कोई शब्द अगर पहाड़ी और बकरवाल अगर बोलते थे अमित शाह या मनोज सिन्हा जो गवर्नर है वो अगर बोलते थे तो एक गजब तरीके का वहां पर सेंटिमेंट लोगों के अंदर होता था। आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा बस स्टैंड मैदान, जो पुरानी बस स्टैंड मैदान है राजौरी का, वो ऐतिहासिक मैदान है और वो पूरा भरा हुआ था। इसके अलावा पूरे छतों पे लोग भरे पड़े थे उनको सुनने के लिए। और एक जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक आदमी अगर भाषण देता है, कोई अगर राजनेता भाषण देता है, उस भाषण को लोग सुनता है, लेकिन इंटरेक्शन जब होता है, जब वो अमित शाह पूछते थे कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ, तो एक जोर से आवाज आती थी कि हाँ हुआ, इस शासन काल के दौरान हुआ। और 3 सालों का जो कार्यकाल, 3 सालों में जो मनोज सिन्हा जैसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और बहुत ही अच्छे गवर्नेंस यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, तो मनोज सिन्हा का भी उतना ही समर्थन लोग दे रहे थे जब वो बोल रहे थे। और उन्होंने पूरा खाका पेश किया कि हमने 3 सालों में क्या किया, कश्मीर की दिशा को किस तरीके से हमने बदलने की कोशिश की। अगर हम तो अभी राजौरी से हम श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, अभी भी यह सड़कों की हालत खराब है, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। बहुत सारे स्टेट हाईवे को NH से तब्दील किया गया है। अब हम आंगनबाड़ी की बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी, तो उनका भी कहना था कि हम लोगों से जो काम दिया जाता है उसके अनुसार हम लोगों का पारिश्रमिक नहीं है, तो उनको भी ये उम्मीद थी कि ये सरकार ये करेगी, अमित शाह करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और मनोज सिन्हा जो बहुत ही गुड गवर्नेंस यहाँ पर चला रहे हैं, बिजली के उत्पादन की बात हो या हर घर में बिजली की बात हो, अब 30,000 घरों में मात्र 6 महीने में बिजली की आपूर्ति की गई है लोगों में। तो ये 70 सालों का एक जो औद्योगिक इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की, 70 सालों में कितना औद्योगिक इन्वेस्टमेंट हुआ और इन 3 सालों में कितना हुआ, यानी कि 4 गुना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो एक तरह से कश्मीर को प्रगति के पथ पर लाने में और कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो भाजपा का प्रयास है या नरेंद्र मोदी की सरकार की जो सोच है, उस सोच को आज अमली जामा पहनाना था, वो आज यहाँ पर पहना है। और ये मैं देख के कह सकता हूँ कि जो भीड़ थी या जो जनमानस उभरा था, जो सैलाब उभरा था, इस बात की तस्दीक करता है कि 3 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार या भाजपा की सरकार ने जो कार्य किया है उससे लोग प्रसन्न है। बिल्कुल प्रसन्न है, बदलाव हो रहा है और इसीलिए लोगों में उत्साह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शराब घोटाले पर CBI जांच तो चल ही रही है, अब दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में भी रिपोर्ट तलब कर ली है। LG ने चीफ सेक्रेटरी को उन आरोपों की जांच करने को कहा है जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को आप सरकार की ओर से सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी का भुगतान उपभोक्ताओं को सीधे करने के बजाय दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों को सरकारी खजाने से इस बिल का भुगतान करती है। और आरोप यह है कि
आप प्रवक्ता जैस्मीन शाह और आपके सांसद के बेटे नवीन गुप्ता को BSES पावर राजधानी पावर यानी BRPL और BSES यमुना पावर लिमिटेड यानी BIPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में केजरीवाल सरकार ने नियुक्त कर दिया, जबकि यहां किसी विशेषज्ञ या फिर किसी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए थी। आरोप साथ में यह भी है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से देरी से पेमेंट होने पर 18% सरचार्ज वसूलती हैं और सरकार को 12% ही देती रही, जिससे बिजली वितरण कंपनियों को 8,500 करोड़ रुपए विंडफॉल गेन हुआ, जो कि सरकारी खजाने की कीमत पर हुआ। आरोप है कि दिल्ली सरकार को पावर परचेज के लिए की गई लेट पेमेंट के नाम पर 21,250 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों से वसूलने थे, लेकिन सरकार ने एक डील के तहत 11,550 करोड़ रुपए का सेटलमेंट कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने फिक्स चार्ज के नाम पर भी दिल्ली की जनता को लूटने का आरोप केजरीवाल सरकार पर लगाया। सबसे नए नवेले और अजब अलबेले किस्म के नेता की कट्टर ईमानदार छवि के ऊपर आज बिजली गिरी है, क्योंकि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए हैं। विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, वो हमसे जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शैलेंद्र, पहले शराब नीति घोटाले की बात, फिर शिक्षा में जो स्कूलों के बिल्डिंग्स के निर्माण है उसमें गड़बड़ियां, और अब जाकर ये बिजली सब्सिडी का मामला। भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी सरकार को निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों के चलते बैकफुट पर धकेलना चाहती है। और एक और बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर। शैलेंद्र, ये देखिए, जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें ये साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार को अलग अलग मुद्दों पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसमें सफाई देनी पड़ रही है और बैकफुट पर आना पड़ रहा है। बीजेपी ने आज जब ये तथ्य सामने आया कि एलजी ने जांच को कहा है, जो विद्युत वितरण कंपनियों को जो भुगतान करना था और जिस तरह से पूरी सब्सिडी उपभोक्ताओं को सीधे न देकर कंपनियों के जरिए दी जा रही थी, और उसमें 4 सवाल आज बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए कि ये बताया जाए कि आखिर ये सब्सिडी, जैसे एलपीजी सब्सिडी जब सीधे दी जा सकती है तो उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी सीधे क्यों नहीं दी जा सकती, क्यों उसका भुगतान कंपनियों को किया जाता है। दूसरी बात यह है कि आरोप यह है कि 18% लेट पेमेंट चार्ज जनता से, बिजली उपभोक्ताओं से वसूलने की छूट दी गई, लेकिन भुगतान सरकार को 12% किया गया, तो 6% वो कहां पर गया, ये एक आरोप लगाया गया। तीसरा कहा गया है कि ऑडिट होना चाहिए इस सबका, और फिक्स चार्ज के नाम पर कई हजार करोड़ के घोटाले का आरोप तो बीजेपी पहले ही लगाती रही है। तो दरअसल अब जो ये नए तथ्य सामने आए हैं, आबकारी घोटाले के आरोप को तो झेल ही रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, शिक्षा में, कमरों के निर्माण में आरोप घोटाले के लगी रहे, अब बिजली व्यवस्था पे बिजली सब्सिडी के नाम पर भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बोर्ड में जानबूझकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी के राज्यसभा जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके बेटे को रखा गया, जबकि सरकारी अधिकारी या किसी विशेषज्ञ को रखना जाना चाहिए था। और ये रखा इसलिए गया कि मनमाना फैसला लिया जा सके, जिससे कंपनियों को फायदा दिया जा सके और सरकार को राजस्व का नुकसान उसकी वजह से हुआ। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए, जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है जब एलजी ने इसका संज्ञान लिया। बिल्कुल, और गंभीर है, और इसमें देखना होगा कि आगे चल करके कितनी मुश्किल में घिरती है केजरीवाल सरकार इस मामले में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर पर। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9 अवतारों में अंतिम मां सिद्धिदात्री की
पूजा की जाती है और आज वही पूजा की जा रही है। उसी के चलते नवमी के अवसर पर राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। नवरात्र की नवमी के मौके पर मंदिरों में दुर्गा पूजा की खास रौनक देखने को शहर में मिल रही है। वहीं एक ओर जहां सारा शहर मां की भक्ति में शराबोर दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उधर रामेश्वरम में दक्षिण में नवरात्रि उत्सव के दौरान बोम्बई गोलू गुड़िया की कई किस्मों से घरों को सजाया गया है। और राजधानी दिल्ली में नवरात्रि की कैसी धूम है और ख़ास तौर पर महानवमी आज जो है उसकी कैसी धूम है, गिरीश निशाना हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गिरीश, आज माँ के जो 9 रूप होते हैं नवरात्रि में, उनमें से अंतिम रूप की पूजा की जा रही है। कैसा उत्साह श्रद्धालुओं में, और इस बार क्योंकि 2 साल बीच में कोरोना ने काफी हद तक उत्साह को कम किया था, थोड़ा फीका किया था, इस बार क्या फर्क महसूस कर रहे हैं गिरीश? जी देखिए लालचंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा आज नवरात्र का 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही तांता लगा हुआ था और जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना के करीबन बीच में 2 साल इस तरह से रहे कि लोग मंदिर जाने को आतुर थे, लेकिन मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब सामान्य स्थिति हो गई है। अब मंदिरों के अंदर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। मेरे कैमरा सहयोगी बंसी डोगरी से कहूंगा कि वे देर से दिखाएं, जा देख सकते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा किस तरह से स्थापित की गई है और लोग यहाँ सुबह से ही काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर एक अलग उत्साह का माहौल है। लोग किस तरह से झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे कि सर क्या कहेंगे, कितना उत्साह का माहौल है? देखिए आज माँ नवमी का दिन है, बहुत ही उत्साह का माहौल है। आज ये हमारे यमुना पार्क का सबसे बड़ा काली मंदिर है और आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह में भक्तजन है। वहाँ भी कीर्तन चल रहा है, माँ का सुबह कन्या पूजन भी हुई और कल दशमी के दिन माँ को बड़ी ही धूमधाम से प्रवाह करेंगे और हर साल बड़ा उत्साह के साथ माँ के आगमन का हम लोग प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं और आज 2 साल के बाद हम लोग बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा को मना पा रहे हैं। उत्साह के साथ लोग यहाँ दुर्गा पूजा मना रहे हैं। लोगों के अंदर पूरा उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग माँ का भजन कीर्तन जागरण कर रहे हैं और पूरा एक अलग उत्साह का माहौल है। एक पूरी तरह से जिस तरह नवरात्र होते हैं 9 दिनों तक लोग पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और काफी लोग कहते हैं अष्टमी करते हैं। कुछ लोगों ने आज नवमी की है, उसके बाद अपना व्रत तोड़ा है, कन्याओं का पूजन किया है और आज बहुत जगह पे जागरण किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है। और ये जो दुर्गा प्रतिमाएं हैं, जो दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कल विजयदशमी है। विजयदशमी के दिन जहां एक तरफ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुत्रों का दहन किया जाएगा, तो वहीं ये माँ दुर्गा की प्रतिमा को भी नदियों में विसर्जित किया जाएगा। कल सिंदूर खेला जाएगा, जिसमें एक दूसरे पर रंग छोड़े जाएंगे, गुलाल लगाया जाएगा, सिंदूर लगाया जाएगा। तो एक अलग माहौल पूरे देश के अंदर नवरात्रों के अंदर होता है और खासतौर पर दुर्गा पूजा के अंदर दुर्गा पंडालों को खासतौर पर सजाया जाता है और एक अलग ही माहौल इस समय दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। लालचंद, बिल्कुल ये माहौल दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। उस माहौल के गवाह आप भी बन रहे हैं और इस बार जो जिस तरह से नवरात्र में ये धूम देखने को मिल रही है, खास तौर पर मेलों में रौनक कैसी दिख रही है गिरीश, और किस तरह से बाजार में भी कोई रौनक, इसका असर है इस रौनक का? देखिए लालचंद, मेलों की बात की जाए तो इस बार क्योंकि कोरोना के बाद अब फिर से मेले लगने लगे हैं। रामलीलाओं के साथ में वहाँ झूले लगाए गए हैं, बच्चे झूले झूलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। फिर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि देखिए किस तरह से दुर्गा पंडालों के अंदर आज नवरात्र का 9वां दिन है और पूरा उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और आज 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री
धरित्री की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है। और कल जो है विजयदशमी है, यानी माँ का विसर्जन किया जाएगा, सिंदूर खेला जाएगा। और कहीं ना कहीं रौनक जो नवरात्रों में जो रहती है, दुर्गा पंडालों में रहती है, अब श्रद्धालुओं को अगले वर्ष फिर से इनका इंतजार होगा कि दुर्गा माँ की पूजा फिर से करेंगे और एक साल का शारदीय नवरात्र का उनको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब चलते चलते एक और खबर, दुखद खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में डोकरानी बामक ग्लेशियर में आज हिमस्खलन हो गया और जानकारी के मुताबिक हिमस्खलन की चपेट में आने से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 28 लोग वहां फंसे, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि ट्रेनिंग में प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी सहित कुल 175 लोग थे, जिनमें 28 लोग एवलांच की चपेट में आ गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की और द्रौपदी का डांडा 2, ये जो पर्वत चोटी है, उसके हिमस्खलन में फंसे NIM उत्तरकाशी के 28 प्रशिक्षणार्थियों के रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सेना की मदद का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है। प्रशिक्षणार्थियों को सकुशल निकालने के लिए NIM की टीम के साथ ही जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, सेना और ITBP के जवानों द्वारा तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। और इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।